गुड आफ्टरनून बेटा। तो देखो बेटा, आफ्टरनून बेटा। कल जो लैक्चर ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि जो resistivity of a substance rho is equal to, याद है, m by n e square tau। कि किसी भी सब्सटेंस की बेटा जो रेजिस्टिविटी है ना वो डिपेंड करती है एक तो एम पता की है उस सबसटेंस के अंदर जो करंट कैरियर्स है उन्होंने मास से, और स्मॉल ई की है जो करंट कैरियर्स है उन्होंने चार्ज, तो टाउ है मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, भी नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। हुण बेटा देखो कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस है वो इन्हां फैक्टर्स से डिपेंड करती है। हुण जो एन है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, ये डिफरेंट सबसटेंसेस दे लई डिफरेंट है। तो स्मॉल एन की वैल्यू किसी भी सबसटेंस लई जिन्नी ज़्यादा होएगी, हाई होएगी, वो सबसटेंस उन्ना ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी होएगा, उसकी रेजिस्टिविटी लो होएगी। हुण बेटा अगर सानू कोई पूछे वेरिएशन ऑफ resistivity with temperature, तो देखो बेटा आ जिहड़ा फार्मूला वा इहदे विच जिहड़ा m है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो E है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट जो टाउ है मीन रिलैक्सेशन टाइम, इहदे बारे तुहानू की दस्सिया सी, इट डिक्रीजेस with the rise in temperature। पर जो n है ना, जो n की वैल्यू है, देखियो n की वैल्यू it remains almost the same with the rise in temperature for a conductor। पर जो n की वैल्यू है it increases by large amount with the rise in temperature for a semiconductor। तो सेमीकंडक्टर n की वैल्यू जो है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, दैट इज इंक्रीज्ड बाय लार्ज अमाउंट विद द राइजिंग टेम्परेचर। हुण गल नूं समझो बेटा कि अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो अगर असी कंडक्टर की गल करते हैं, कंडक्टर की,
तो m तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, वो टेंपरेचर ते डिपेंडेंट नहीं है। हुण n की वैल्यू कंडक्टर लई भी कांस्टेंट ही है, आलमोस्ट कांस्टेंट है। तो बचिया टाओ। हुण टाओ की वैल्यू विद द राइज इन टेंपरेचर डिक्रीजेस है, घटती है। तो जो टाओ घटेगा तो रेजिस्टिविटी विल राइजेस विद द राइज इन टेंपरेचर फॉर ए कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टेंपरेचर इंक्रीज करेगी। तो इट मीन्स अगर असी ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा रेजिस्टिविटी एंड टेंपरेचर फॉर ए कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस दे विच जितना टेंपरेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा कुछ। तो अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टेंपरेचर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुसी। पर अगर बेटा असी गल करते हैं सेमी कंडक्टर की, तो जो सेमी कंडक्टर है ये केस च जो n है दैट इज इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट। तो जो n लार्ज अमाउंट, जो n की वैल्यू है इट इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट, मतलब n की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो n डिनोमिनेटर च है बेटा, तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा घटेगी। पर जो टाउ है, हाँ जी बेटा बोलो। साउंड नहीं क्लियर? अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं है, वो तो इतों तक क्लियर है सारा। हुन क्लियर है कि नहीं? मेरे को क्लियर है बिल्कुल। फर्क पिया कुछ? ਇਹਦਾ मतलब सब नू प्रॉब्लम आ रही मुकुल? क्लियर है? चलो एनीवे बेटा देखो यदि मैं रिकॉर्डिंग जी है ना वो यूट्यूब ते पा देनी है, जिथे जिथे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी उतों तुसी कंपनसेट कर सकते हैं ना। तो अश्वी बोर्ड क्लियर है? साउंड? हाँ फिर काव्या वो प्रॉब्लम मिल रहा थोड़ी होनी पर्सनल ना, उतो देख लियो थोड़ा बहुत है ना। और देखो बेटा, हाँ चलो मैं ये वीडियो लेक्चर पूरा जड़ा वा वो यूट्यूब ते भी पा देना वा, बट एनीवे तुसी देख लो इत्थे जिन्नी समझ आती। जो सैमी कंडक्टर है बेटा ਉਹਦੇ ਲਈ जो n ਦੀ वैल्यू है क्योंकि वो इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट है तो n डिनोमिनेटर च है तो रेजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड बाय लार्ज अमाउंट। जो टाउ है वो डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो जो टाउ फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो टाउ इज अगेन इन डिनोमिनेटर, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। बट नाउ दिस फैक्टर डोमिनेट्स, मतलब n दे करके रेजिस्टिविटी ज्यादा डिक्रीज हो रही है और टाउ दे करके थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? डिक्रीज। तो हेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो रेजिस्टिविटी है दैट इज डिक्रीज्ड विद द राइज इन टेंपरेचर। तो सैमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टेंपरेचर घटती है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी विद द राइज इन टेंपरेचर बढ़ती है ना। तो
ये फैक्टर्स याद रखने हैं तुसी, और क्यों इस तरह वा वो सारा तुहानू मैं एक्सप्लेन करता। हुण बेटा सैमीकंडक्टर दे लई अगर असी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस केस च रजिस्टिविटी घट हो रही है, तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। हुण बेटा एक होर है तीसरी तरह का मटीरियल जिन्होंने असी इंसूलेटर्स कहने हैं ना। तो इंसूलेटर्स की रजिस्टिविटी के उपर टैंपरेचर का की इफेक्ट है वो तुसी रिजल्ट एक लाइन च याद रख सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी ऑफ इंसूलेटर्स है इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द राइज इन टेम्परेचर। जो रजिस्टिविटी ऑफ इंसूलेटर्स है इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द राइज इन टेम्परेचर। ਉਹਦੀ एक्सप्लेनेशन देने की लोड़ नहीं, सानू जरूरत नहीं है। और फोर्थ वन है बेटा कैटेगरी अलॉयज। हुण जिहड़े अलॉयज है ना तुहाडे सामने कॉन्स्टेंटन मैंगानिन, तो कॉन्स्टेंटन मैंगानिन ये दो अलॉयज के नाम है जिहड़े बड़ा ही कॉमनली यूज होंदे है इलैक्ट्रिसिटी दे विच। तो जिन्ने अलॉयज है ना बेटा इन्हां दी रजिस्टिविटी हाई है, मतलब जिहड़े कंडक्टर्स है ना उन्हां दी रजिस्टिविटी लो है, स्मॉल है। बट जिहड़े अलॉयज है इन्हां दी रजिस्टिविटी हाई तो है, पर जिहड़े अलॉयज है इन्हां दी रजिस्टिविटी विद द चेंज इन टैंपरेचर नैगलीजिबली स्मॉल अमाउंट चेंज करती है। मतलब आप मान सकते हैं कि अलॉयज की जो रजिस्टिविटी है ना विद द चेंज इन टैंपरेचर आलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहिंदी है। हुण देखो हुण एक्चुअली जो कंडक्टर्स है उन्हां दी रजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर इंक्रीज करती है, सैमी कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर डिक्रीज करती है। जिहड़े अलॉयज है उन्हां दी रजिस्टिविटी विद द राइज इन टैंपरेचर या विद द फॉल इन टैंपरेचर आलमोस्ट सेम ही रहिंदी है। तो हुण बेटा साडे कोल एक खास तरह दियां रजिस्टेंसिस है जिन्हां दी पर्टिकुलर वैल्यू है। तो किसी भी कंडक्टर दी अगर रजिस्टेंस दी वैल्यू फिक्सड है ना, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो है पोजेस कर रहा कंडक्टर, तो उन्होंने असी रजिस्टर वर्ड यूज करते हैं, रजिस्टर। तो जो रजिस्टर वर्ड है बेटा उहदे विच असी उस मटीरियल नू कंसीडर करते हैं जिसकी रजिस्टेंस पर्टिकुलर वैल्यू नू रिप्रेजेंट करती है। तो जो रजिस्टर है उसका सिंबल असी जस्ट लाइक दिस वन, और इस सिंबल के ऊपर उसकी रजिस्टेंस मार्क की होएगी। हुण कुछ होंदे है स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स वो है बेटा कि जिन्हां दी रजिस्टेंस फिक्सड है और उन्हां दी रजिस्टेंस विद द चेंज इन टैंपरेचर सेम रहिंदी है। हुण अगर मान लो तुसी एक रजिस्टर डिज़ाइन करते हैं विद सैमी कंडक्टर, तो अगर तुहाडा रजिस्टर सैमी कंडक्टर तो बनिया वा तो की होएगा विद द राइज इन टैंपरेचर तुहाडे रजिस्टर की जो रजिस्टेंस है वो बदल जाएगी। तो हाई टैंपरेचर ते घट जाएगी, लो टैंपरेचर ते वध जाएगी अगर तुहाडा रजिस्टर सैमी कंडक्टर तो बनिया। अगर तुहाडा रजिस्टर कंडक्टर दा वा मैटल दा बनिया तो उस केस च तुहाडे रजिस्टर की रजिस्टेंस विद द राइज इन टैंपरेचर इंक्रीज करेगी, विद द फॉल इन टैंपरेचर डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब जो तुहाडा रजिस्टर है उसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो गिवन टैंपरेचर लई ही ट्रू है। तो अगर तुहाडे रजिस्टर का टैंपरेचर उस टैंपरेचर तो ऊपर नीचे हो गया तो रजिस्टेंस भी बदल जाएगी। तो इस कारण करके बेटा स्टैंडर्ड रजिस्टर्स असी डिज़ाइन करते हैं विद द हैल्प ऑफ अलॉयज, कि अलॉयज दी क्योंकि रजिस्टिविटी विद द चेंज इन टैंपरेचर आलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहिंदी है, इस करके जिहड़े रजिस्टर्स अलॉयज दे बने हैं तो उन्हां दी रजिस्टेंस दे उपर
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मतलब लो एंड हाई टैंपरेचर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। तो उन्होंने ਅਸੀਂ स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बोलते हैं। और स्टैंडर्ड रजिस्टर्स अलॉयज़ तो बनाने प्रैफर किए जाते हैं कि एक तो जो अलॉयज़ है उन्होंने जो रजिस्टिविटी है वो टैंपरेचर के नाल आलमोस्ट कॉन्सटेंट रही है विद द चेंज इन टैंपरेचर। और दूसरा उन्होंने हाई रजिस्टिविटी होने करके लैस मटीरियल इज़ रिक्वायर्ड। हुण अगर असी नैक्सट गल करिए बेटा, देखो क्योंकि आपां ये गल समझ आ गई है कि जो रजिस्टर्स है ना, तो उन्होंने रजिस्टेंस टैंपरेचर ते डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। वो इस गल ते डिपेंड करेगा कि वो रजिस्टर सैमी कंडक्टर तो बनया कि वो कंडक्टर तो बनया कि वो अलॉयज़ का बनया ना, ये आ गए। और ये गल भी आपां क्लीयर हो जानी चाहिए है कि जो रजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है वो टैंपरेचर डिपेंडेंट टर्म है। हुण इत्थे बेटा असीं एक टर्म यूज करांगे टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। मतलब ये जो टर्म है इसकी हैल्प के नाल भी असी दस सकते हैं कि किसी भी गिवन सबसटांस की जो रजिस्टिविटी है वो विद द राइजिंग टैंपरेचर इनक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, ज़्यादा इनक्रीज करेगी, ज़्यादा डिक्रीज करेगी कि आलमोस्ट सेम रहेगी। किस तरह बेटा कि जेड़े सबसटांसिस दे लई टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो लार्ज है, तो उन्होंने मटीरियल्स दे लई जो रजिस्टेंस है या रजिस्टिविटी है विद द राइज इन टैंपरेचर ज़्यादा इनक्रीज करेगी। जिन्होंने मटीरियल्स दे लई अल्फा की वैल्यू माइनस है, नैगेटिव है और ज़्यादा नैगेटिव है, तो उन्होंने लई जो रजिस्टिविटी है विद द राइज इन टैंपरेचर फॉल करेगी बाय लार्ज अमाउंट। पर जिन्होंने मटीरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू जीरो है, आलमोस्ट जीरो, तो उन्होंने लिए रजिस्टिविटी विद द चेंज इन टैंपरेचर सेम रहेगी। तो यदा मतलब जोड़े अलॉयज़ है ना उन्होंने टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी आलमोस्ट जीरो ही है। जोड़े मैटल्स है उन्होंने लिए टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव है। जो सैमी कंडक्टर्स है उन्होंने लिए टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी की वैल्यू नैगेटिव। हुण बेटा टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी प्रैक्टिकली निकाल दे किस तरह से, तो उहदे लई तुसीं की करना वा, जिस भी सबसटांस का टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी निकालना वा, तो सब तो पहला असी उस सबसटांस की ओरिजिनल रजिस्टिविटी निकालते हैं। ओरिजिनल रजिस्टिविटी का मतलब हुंदा वा रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जदों तुसीं किसी भी मटीरियल की रजिस्टिविटी नोट करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस कि उस मटीरियल का टैंपरेचर उस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो उस वक्त की रजिस्टिविटी नूं ओरिजिनल रजिस्टिविटी बोल देने हैं और उसका सिंबल रो नॉट ले लेने हैं। ते अगर बेटा अगर उसे सबसटांस की रजिस्टिविटी थीटा डिग्री सेल्सियस से नोट करते हैं तो रो थीटा। हुण टैंपरेचर के चेंज होने नाल रजिस्टिविटी भी चेंज हो गई, तो चेंज इन रजिस्टिविटी किसी भी सबसटांस की रजिस्टिविटी कितना चेंज करेगी, वो एक तो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल रजिस्टिविटी। मतलब उस सबसटांस की रजिस्टिविटी हाई है कि लो है, तो जिस सबसटांस की रजिस्टिविटी जिन्नी ज़्यादा हाई या लो होएगी, जितनी ज़्यादा हाई या लो होएगी, तो उस
सबसटेंस दी चेंज इन रेजिस्टिविटी भी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा कि जो सबसटेंस दी चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करेगी चेंज इन टेंपरेचर पे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप इन्हां फैक्टर्स ਨੂੰ कंबाइन कर लईए प्रोपोर्शनैलिटी साइन ਨੂੰ हटा के अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखिए अल्फा, तो अल्फा इज नोन एज टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अल्फा दी तो ਇਹਦਾ मतलब किसी भी सबसटेंस की जो टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो कितना निकाल सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, तो इस फार्मूले तो। और चेंज इन रेजिस्टिविटी का बेटा एसआई यूनिट जो है वो आएगा क्योंकि चेंज इन रेजिस्टिविटी ते ओरिजिनल रेजिस्टिविटी का यूनिट सेम ही है, कैंसल आउट होए ना, थीटा नीचे है तो पर केल्विन इसका एसआई यूनिट है और प्रैक्टिकल यूनिट है असी पर सेल्सियस डिग्री लिख लेने हैं क्योंकि जो डिनोमीनेटर च थीटा है ना वो टेंपरेचर नहीं है, वो चेंज इन टेंपरेचर है। इस करके जो पर केल्विन या फिर पर सेल्सियस डिग्री इसका यूनिट हो गया टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का। हुण ये तो हो गया टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना निकालनी है। हुण बेटा ये न्यूमेरिकल्स काम आएंगे साडे फार्मूला, पर उस तो पहला देखो अगर तुसी टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की जगह टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज करना तो सिंपली तुसी इत्थे की कर देना, जिथे रो है ना रेजिस्टिविटी का सिंबल उन्होंने रेजिस्टेंस आर नाल रिप्लेस कर देना। मतलब जिद्दां आपां इत्थे वर्ड यूज किया ओरिजिनल रेजिस्टिविटी उहदा उत्थे आ जाना ओरिजिनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जिथे असी टर्म यूज की चेंज इन रेजिस्टिविटी उत्थे वर्ड आ जाना चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस करके टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू की है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। तो ये और यूनिट सेम ही रहने हैं। तो ये तो है रिगार्डिंग टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हुण नैक्सट जो असी गल कर रहे हैं बेटा ये थानू मैं ऑलरेडी दस चुका कि जो अल्फा है टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इहदी जिहड़ी वैल्यू है मैटल्स दे लई पॉजिटिव है, सैमी कंडक्टर्स लई नैगेटिव है ते अलॉयज दे लई आलमोस्ट जीरो ही है। तो ये पॉइंट्स याद रख लेने। सो एनी डाउट मुकुल, काव्या, चला गया? अश्वी, तेनू समय लगी है? हुण देखो बेटा resistance of carbon resistors, resistance of carbon resistors
हुण बेटा जिहड़े कार्बन रजिस्टर्स है, देखो एक्चुअली जो रजिस्टर है ना उसकी जिहड़ी रजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा वो कोड दे विच गिवन हुंदी है, तो इनू कलर कोडिंग कह दिंदे हैं। कलर कोडिंग, हुण कलर कोडिंग दे विच बेटा एक्चुअली जो रजिस्टर है उस रजिस्टर बेसिकली एक वायर है, उस वायर दे ऊपर जिहड़ा एनवेल्प है जिहड़ा वायर दे ऊपर एनवेल्प है उस एनवेल्प दे ऊपर बेटा डिफरेंट कलर्स दी स्ट्रिप्स हुंदियां तीन, आ जिहड़ियां तीन इन्हां नूं कलर बैंड्स कह दिंदे आपां। ये जिहड़े कलर बैंड्स है तो इन्हां दी कलर्स तो असीं रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इन्हां दे नाल एक फोर्थ बैंड भी हुंदा, पर जिहड़ा फोर्थ बैंड है वो तुहानूं दसदा वा टॉलरेंस बारे। टॉलरेंस मीन्स कि इस रजिस्टर की जो रजिस्टेंस है वो टैंपरेचर दे नाल कितने परसेंट चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो हुण ये जिहड़े कलर बैंड्स है ये तीन है और जिहड़ा फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस लई है, और जिहड़ा फोर्थ बैंड है ना तो ये जिहड़े कलर्स है बेटा वो या तो फोर्थ बैंड मिसिंग होएगा ही नहीं, उन्होंने असीं कह दिंदे आ नो कलर, या सिल्वर है या गोल्ड है। तो आ जिहड़ा फोर्थ बैंड है इनू अगर आप देखते हैं तो यदा कलर या तो फोर्थ बैंड होना ही नहीं, मिसिंग होना, तो या यदा कलर होना सिल्वर या गोल्ड। तो जो ये फोर्थ बैंड मिसिंग है तो असीं कहना नो कलर, और नो कलर की टॉलरेंस असीं मननी है, याद रखनी है 20%, सिल्वर की 10%, गोल्ड की 5%। और आ जिहड़े तीन बैंड्स है जिन्हां दे कलर्स तो असीं रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, उहदे ते हुण ध्यान देना बेटा। हुण ये कलर्स और उन्हां दे कोड याद रखने लई तुसीं आ लाइन याद रखो, BB रॉय, मतलब इकट्ठा पढ़ लिया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, BB रॉय of Great Britain has a very good wife। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। तो हुण इस लाइन दे याद रखने नाल असीं एक ऑर्डर याद रख सकते हैं आसानी नाल, और उस ऑर्डर दे अगे कोड कितना याद रखने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब बेसिकली जो तुसी याद रखना वा बेटा वो है कि ब्लैक कलर 0 नंबर है, ब्राउन 1 है, रेड 2 है, ऑरेंज 3 है, येलो 4 है, ग्रीन 5 है, ब्लू 6 है, वायलेट 7 है, ग्रे 8 है, वाइट 9 है। ये नंबर याद रखने, इस नंबर याद रखने लिए मैं ऑर्डर
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤਾ ना, तो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इस ऑर्डर ਨੂੰ याद रखने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਈਨ याद रख सकते हो ना। ऑर्डर लाइन याद रखनी ज़्यादा सौखी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रिड, इस करके उत्थों ये पैटर्न याद हो जाएगा। हुण बेटा मान लो इत्थे जिहड़ियां तीन बैंड्स है, जिहड़ा फर्स्ट बैंड है वो है रेड कलर का, जिहड़ा सैकेंड बैंड है वो है येलो कलर का, और जिहड़ा थर्ड बैंड है सपोज करो वो है ब्राउन। हुण अगर तुहाडा फर्स्ट बैंड रेड कलर का वा तो रेड का नंबर 2 फर्स्ट डिजिट नोट कर लेना। जिहड़ा सैकेंड बैंड का कलर है येलो, उहदा नंबर 4 तुहाडा सैकेंड डिजिट हो गई, इनटू मल्टीप्लाई बाय 10 करके, और उस 10 की पावर ब्राउन जिहड़ा थर्ड बैंड का कलर है। सो इहदा मतलब अगर मेरे सामने फर्स्ट स्ट्रिप का कलर रेड है, सैकेंड का येलो है, थर्ड का ब्राउन है, तो इट मीन्स वो रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 240 ओम, प्लस माइनस मान लो फोर्थ बैंड का कलर है से सिल्वर 10%, तो ये आंसर आ गया। तो 240 प्लस माइनस 10% है ना। मतलब जदों तुहाडे सामने कार्बन रजिस्टर है तो उहदे बिहाफ ते न्यूमेरिकल कितना आएगा कि तुहानू फर्स्ट बैंड, सैकेंड बैंड, थर्ड बैंड के कलर्स दिते होणगे, फोर्थ बैंड के कलर दिते होणगे, तो तुसी जिहड़ा फर्स्ट बैंड का कलर है उहदा जिहड़ा कोड है वो फर्स्ट डिजिट लिखनी, सैकेंड बैंड के कलर का जो कोड है वो सैकेंड डिजिट बनेगी, इनटू 10 आप लिखना, और उस 10 की पावर जिहड़ी है वो कोड ऑफ कलर ऑफ थर्ड बैंड दसेगा, प्लस माइनस जो फोर्थ बैंड है उत्थों सानू टॉलरेंस पता लगेगी, प्लस माइनस 10%। हुण जिद्दां 240 प्लस माइनस 10% है तो इसका मीनिंग है 240 का 10% हो गया 24। हुण 240 24 प्लस करो 264, 240 24 माइनस करो 216। इसका मतलब इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 216 ओम तो 264 ओम तक वेरी हो सकती है, ड्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। तो इसका ये प्रैक्टिकल मीनिंग है। सो ये तो है बेटा रिगार्डिंग कार्बन रजिस्टर। ਇਹਦਾ उल्ट भी हो सकता बेटा। हुण अगर मान लो तुहानू कोई कहे कि जो बैंड है ना, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कलर्स नहीं दिते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ वैल्यू ਦਿੱਤੀ है रेजिस्टेंस की। मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू ਦਿੱਤੀ हुई है 5000 किलो ओम, 5000 किलो ओम। तो तुसी की करना बेटा 50 और आ 20 आ तो किलो, तो इंटू 10⁻³ ओम बन गया। हुण आ है 5 जिहड़ा है ग्रीन, इहदा मतलब कलर ऑफ फर्स्ट बैंड ग्रीन है, जिहड़ा 0 है ब्लैक, तो सेकंड बैंड का कलर है ब्लैक, और सॉरी ये 5 आना क्योंकि यार 2 आ तो 3 इधरों 5, तो जो 5 है वो फिर ग्रीन आ गया, तो इट मीन्स थर्ड बैंड भी ग्रीन है। सो इसका मतलब हुण आपां नूं वैल्यू तो बैंड के कलर्स दस सकते हैं, और ये कलर्स तो वैल्यू दसी सी ना असी। समझ आई गल बेटा? मुकुल, अश्वी, ठीक है बेटा। चलो हुण दोबारा रीज्वाइन करियो है ना, मैं बंद कर रहा मीटिंग। हुण देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है grouping of
ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ इन सीरीज, तो सीरीज का कंसेप्ट थानू दसिया बेटा कि अगर इन्हें सिंगल पाथ इको रस्ते एक रस्ते हुण देखो ए और बी दे विच सिंगल पाथ है बेटा, तो इट मीनस इस रस्ते जिन्ने भी रजिस्टर्स है वो कनेक्टेड इन सीरीज है। हुण इन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होएगी, तो रिजल्ट ही याद रखना बेटा कि सीरीज दे विच रेजिस्टेंस आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक गल होर नोट करनी होए कि जो A टू B सर्किट है, पार्ट ऑफ सर्किट ए तो लैके बी तक, तो ये जिन्ने भी रजिस्टर्स है वो सीरीज च है, और इस सीरीज पोर्शन च जो टोटल करंट वो आई है, और सीरीज का जो टोटल करंट है वही सेम करंट हर रजिस्टर चो पास कर रहा है। मतलब सीरीज दे विच जो टोटल करंट है और जो करंट थ्रू ईच रजिस्टर है वो सेम होएगा बेटा। पर सीरीज दे विच बेटा जो फर्स्ट सीरीज दे विच जो फर्स्ट करंट है या सेकंड करंट है या थर्ड करंट है तो वो टोटल करंट के बराबर ही होंगे। बट सीरीज दे विच जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, तो इन्हां दा सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज के बराबर होगी। तो जो रजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो पोटेंशियल डिफरेंस दा सम V के बराबर होएगा, है ना, तो ये याद रखना वा। अच्छा हुण इहदे च एक गल होर याद रखो कि जो टोटल V है, टोटल V, तो टोटल V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 तो भी निकाल सकते हैं, और V1 की वैल्यू क्योंकि I1 I2 I3 I के बराबर ही है, तो इस करके सीरीज कॉम्बिनेशन च V1 की वैल्यू I1 R1 तो IR1 लिख सकते हैं, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, और V1 V2 V3 का सम V आ जाएगा, और V की वैल्यू तुसी IRS तो भी निकाल सकते। तो ये सारे मतलब फार्मूलाज थोड़े माइंड च साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करने चाहिए है कि ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज दे विच RS की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और सीरीज रजिस्टेंस जो ग्रुपिंग दे विच जो टोटल करंट है वो करंट इक्वल करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और V1 V2 V3 का सम जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और IRS के इक्वल है ना। तो इस तरीके ना ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली माइंड च रखना। तो हुण बेटा हुण इत्थे देखो हुण अगर आपां इन्हां दी रेशो लईए V1 इज इक्वल टू IR1 ते V इज इक्वल टू IRS की रेशो, तो V1 की वैल्यू I सिमिलरली V2 की वैल्यू हुण देखो बेटा ये है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। तो इत्थे तक किसी को डाउट है मुकुल? अश्वी?
हाँ तो कंपटीशन ਲਈ बेटा ये सारे फार्मूलाज माइंड 'ਚ रखने पैने ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ +2 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ अगर grouping of resistors in पैरेलल गल करिए तो पैरेलल की पहचान की है बेटा तो पैरेलल दे विच ए और बी दे विच मतलब दो गिवन पॉइंट्स दे विच जिन्ने पाथ्स जुड़े हुए हैं वो पैरेलल च तो हुण अगर पैरेलल दा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दा अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वो किहदे इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो करंट है बेटा वो स्प्लिट हो जाएगा ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन च बेटा जो आरपी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कितना कढना 1/rp is equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 पैरेलल कॉम्बिनेशन च जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ते जो फर्स्ट दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड दे क्रॉस थर्ड दे क्रॉस इक्वल होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन च बेटा जो टोटल करंट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर सेकंड रेजिस्टर थर्ड रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का सम होएगा तो ये याद रखना तुसी अच्छा हुण देखो इस केस च बेटा कि जो टोटल V है वो है टोटल I इंटू RP तो इसका मतलब जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 तो भी निकाल सकते हैं और टोटल करंट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो भी निकाल सकते हैं तो ये फार्मूलाज आ गए हुण इस तो इलावा ਤੁਸੀਂ याद रखना वा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन च बेटा देखो I1 है V ओवर R1 I2 है V ओवर R2 एंड I3 है V ओवर R3 ठीक है क्लियर और इस तो इलावा बेटा देखो कि जो I है वो है V ओवर RP हुण अगर इथों देखो I1 है V ओवर R1 ते टोटल करंट है V ओवर RP और अगर आप रेशो ले लिए तो I1 की हो जाएगा V नाल V कैंसल आउट RP ऊपर सिमिलरली तो अगर तुसी न्यूमेरिकल पर्पस लई या कंपटीशन लई तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है ना तो हुण बेटा जदों असी अज गल कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल तो अगर मान लो तुसी R1 R2 R3 गिवन है और ये कनेक्टेड है सीरीज तो तुसी अगर RS निकालोगे ना तो RS की वैल्यू जो R1 R2 R3 तीन रजिस्टर्स है उन्होंने विचों जिहड़ी हाईएस्ट रजिस्टेंस होएगी उस नालों भी RS की वैल्यू ज़्यादा आएगी मतलब जो रजिस्टर्स नू
ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇसी तरह बेटा अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਹੈ R1 R2 R3 ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਜੋ RP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਏਗੀ, ਘੱਟ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਹੋਏਗਾ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ, तो ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, तो ਉਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ +1 ਆਪਣਾ 9th 10th 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, तो ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊ ਵਨ ਹੋਏਗਾ, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕੁਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਅਸ਼ਵੀ? ਹਾਂ, तो ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। तो ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।